नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत पूर्वांचल से तय होती है। सपा से लेकर बीजेपी तक की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, पूर्वांचल पर है। और अखिलेश यादव ने गाजीपुर से चुनावी बिगुल फूंका तो बीजेपी ने पूर्वांचल के नेताओं को राजभवन भेजकर कहीं ना कहीं बड़ा सियासी दांव चल दिया। शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ही राज्यपाल नहीं बनाया गया, बल्कि मौजूदा समय में देश के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश से 7 गवर्नर हैं। इनमें से 7 किसी न किसी रूप से पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने का है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या बीजेपी ने पूर्वांचल से नेताओं को राजभवन भेजकर बड़ा सियासी दांव खेला है? सियासत की बिसात पर बीजेपी की चाल से क्या सपा का जातीय समीकरण ध्वस्त होने जा रहा है? जी कैसे, अब वो भी समझिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें कुछ इधर से उधर किए गए हैं, कुछ नेताओं को भी राजभवन भेजा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के नेताओं को खास अहमियत दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो वहीं अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऐसी ओबीसी समुदाय से आने वाले राज्यपाल बिहार से मणिपुर ट्रांसफर कर दिया गया। ये तीनों ही राज्यपाल पूर्वांचल से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश के नेताओं को राजभवन जाने का अच्छा खासा मौका मिला है। रविवार को यूपी के 3 राज्यपालों की नियुक्ति के साथ प्रदेश के 7 गवर्नर हो गए हैं। इन 7 ही नेताओं का ताल्लुक यूपी के पूर्वांचल से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के जातीय समीकरण के लिहाज से भी राज्यपालों की नियुक्ति काफी अहम है। कैसे, अब वो भी समझ लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दो राज्यपाल बनाए गए हैं अभी हाल में, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी और लक्ष्मण आचार्य जी। तो ये दोनों लोग अपने जीवन के देशभक्ति में और समाज सेवा में रमे हुए लोग हैं। पूरा जीवन इन्होंने अपना देशभक्ति और समाज सेवा को दे दिया। तो वो जो अनुभव इनके पास है, तो जिस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं वहाँ पे ये अपने उन अनुभवों का लाभ उठाएंगे, उन राज्यों की बेहतरी में उन अनुभवों को लगाएंगे। देखिए, पूर्वांचल की जनता ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी सफलता पूर्वांचल से मिली थी। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार नौजवानों, किसानों, मजदूरों की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज हैरान और परेशान है, इसलिए वो पूर्वांचल से अपने जाति समीकरण को साधने के लिए आज संवैधानिक पदों पे भी पूर्वांचल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को बैठाने का काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को और बड़ी उम्मीद है और हमें विश्वास है कि पूर्वांचल की जनता समाजवादियों का साथ जरूर देगी। तो बीजेपी की सियासी चाल 2024 में करेगी कमाल। राजभवन के सत्ता के वास्ते, क्या राजभवन के वास्ते? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। राघवेंद्र सिंह है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दोनों मेहमानों का स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि सर आरोप यह है कि पूर्वांचल की जातीय समीकरण को साधने के लिए आपने दोनों राज्यपालों को भेजा है। जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, ये लोग तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये, चाहे शिव प्रताप जी हो या लक्ष्मण आचार्य जी हो, ये लोग जन्म से भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता हैं। हाँ, इनका पूरा जीवन राजनीतिक रहा है। हाँ, पूरा जीवन सामाजिक रहा है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम लगभग, इनकी उम्र 60 साल के आसपास हो गई है, 60-65 साल के लगभग उम्र। इनके राजनीतिक जीवन पर, एक दामन पर एक भी चीटे का दाग नहीं लगा इनका नाम। तो निश्चित रूप से ईमानदार कार्यकर्ता है, उनको राज्यपाल बनना था तो उनको बनाया गया।
भाई भारतीय जनता पार्टी के ये समीकरण साधने की बात, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने विकास और सुशासन की इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग उसके चारों तरफ नहीं है, आसपास नहीं है। याद करिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 306 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना हुआ था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, हमने भारतीय जनता पार्टी का भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मात्र 306 किलोमीटर एक्सप्रेस वे था। हम लोगों ने 2017 से लेकर अभी तक लगभग 650 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का और काम किया, और शिवम जी 1900 किलोमीटर में और काम चल रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। हम लोगों ने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हुए हैं, इसी तरह मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई सियासी समीकरण बीजेपी ने नहीं साधा है, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर मौका दिया गया है। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। सही है। अशोक यादव, कोई सियासी समीकरण सर आपको कहां से नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि योग्यता और प्रतिभावान जो व्यक्ति है उसे मौका मिलेगा संविधान के अनुरूप। आप इस पर भी सवाल खड़े कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जितना जातिवादी पार्टी इतिहास में कोई नहीं रही है। ये हमारे मोदी जी जब चुनाव में आए थे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे 2014 में, हाँ, तो घूम घूम के अपनी जान बताया करते थे। हाँ, पूरा देश इस बात से वाकिफ है। जो राष्ट्रपति जी की नियुक्ति हुई तो राष्ट्रपति की जात इनके नेताओं ने बताना शुरू किया कि राष्ट्रपति फला जात के हैं, फला समुदाय से आते हैं। तो ये तो हर जगह जातिवादी राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली पार्टी है, दूसरों को जातिवादी बनाए। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं माननीय शिव प्रकाश शुक्ला जी, इनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी कल की घटना आपने देखा होगा कानपुर देहात परिवार में, कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार, क्या ये शुक्ला जी के गवर्नर बनने से ये जो ब्राह्मण परिवार जो योगी सरकार के बुलडोजर संस्कृति से प्रताड़ित होकर के एक माँ बेटी जिंदा जल गई, ये हृदय विदारक घटना थी। हृदय विदारक घटना मतलब पूरा प्रदेश मर्माहत हुआ इस घटना से। उस ब्राह्मण परिवार को न्याय कैसे दिलाएगा ये सरकार? ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी सवाल तो तब खड़े होंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही मात्र ऐसा इकलौता राज्य है, उत्तर प्रदेश ही मात्र ऐसा इकलौता राज्य है जहां से 7 गवर्नर एक साथ है राजभवनों के अंदर। तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे आपसे? नहीं शिवम जी, उत्तर प्रदेश आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य भी तो है। उत्तर प्रदेश से बड़े देश में मात्र 5 उत्तर प्रदेश से बड़े मात्र 5 राष्ट्र हैं, जिसमें भारत भी है। अगर उनको हटा दिया जाए तो देश में 6वां जो राष्ट्र, अगर राष्ट्र के हिसाब से हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य से अगर 5, 6 या 7 गवर्नर निकल आते हैं तो ये तो नहीं होगी। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। आप ये बताइए, जितने मेरे गवर्नर है, जितने हम लोगों ने राज्यपाल बनाए हैं, उसमें एक दामन पर कहीं कोई काला छीटा लगा हुआ है? ये बताइए। महत्वपूर्ण बात तो ये है भाई, महत्वपूर्ण बात है क्या वो राज्यपाल स्तर के नहीं है? क्या उन्होंने सामाजिक जीवन उनका कैसा रहा है जरा आप पता करिए, उसके बाद आरोप लगाया करिए। भाई वो उठाया वही आरोप लगाने लगे, वही गाना गाने लगे। जनार्दन मिश्रा हमारे से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार जनार्दन सर से समझने की कोशिश करता हूं। जनार्दन सर 3 राज्यपाल हो गए पूर्वांचल से सर। फागू चौहान पहले से थे, 2 नए राज्यपाल और। सर क्या बीजेपी कोई सियासी चाल है 2024 को लेकर समीकरण को साधने की? और समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजीपुर से आगाज किया चुनावी शंखनाद का अखिलेश यादव ने, इसी के चलते ये नई चाल है बीजेपी की। देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के संवैधानिक पद हैं। हाँ, इन पर इस तरह की चर्चा या टिप्पणी करने की मतलब संभावना बने, ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए जी। और दूसरी चीज जो आज के समीकरण है राजनीतिक करता हूँ, आप हर एक जो उनका मतलब राजनीतिक नेता है तो उनका हर एक मूवमेंट जो है कहीं न कहीं से आगे आने वाले चुनाव से जोड़ सकते हैं। और हाँ। चुनाव एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश में चलता ही रहता है। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप छोटे बड़े हर तरह के चुनाव होते रहते हैं। आज प्रदेश में बगल में फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे तो चुनाव तो होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से कि कोई भी पार्टी हो, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहे हैं, पहले भी पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी अपने एक सुगमता के हिसाब से मैं कहूंगा कि उन्होंने इतने बड़े पद को और अपने लोगों को वहां पर रखा जिससे आगे आने वाले चुनाव में मजबूती मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई छुपा चीज नहीं रहती है। तो लेकिन मैं फिर से कहूंगा ये बड़े गरिमामयी पद होते हैं
इनसे देश और में विदेश में हमारी जो एक पहचान बनती है। तो निश्चित रूप से इन पदों पर व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, हमें लगता है कि हमें अपने ऊपर एक बार विचार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अशोक यादव, सुना आपने सर, इतना बड़ा गरिमामय महामहिम संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, और आप उसे सियासी दृष्टिकोण से देखते हैं, कहां तक जायज है सर? देखिए, ये जो गवर्नर का पद वास्तव में गरिमा में होता है, हाँ। लेकिन इधर 2014 के बाद से बड़ी गिरावट आई है। हाँ, जब चीफ जस्टिस नहीं, समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो हुआ है वो 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। 2014 के बाद ही आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी है, 2014 के बाद से ही आपके हिसाब से तमाम सारी चीजें हुई हैं देश में जो हुआ है। शिवम जी, देखिए, हाँ। एक जस्टिस रंजन गोगोई का नाम आप याद होगा आपको, जो सेक्सुअल हरासमेंट में फंसे थे और सरकार से बार्गेनिंग करके रिटायरमेंट के बाद तुरंत राज्यसभा भेज दिए गए। ठीक है। दूसरे जो गवर्नर अभी बनाए गए हैं, रिटायरमेंट के 40 दिन के अंदर बनाए गए हैं, सैयद अब्दुल नजीर, रिटायरमेंट के 40 दिन के अंदर बनाए गए। इन्होंने सरकार के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज रहना, या देखिए, जज एक बहुत बड़ा पद होता है। हाँ। कि जनता उससे न्याय की उम्मीद करती है, और वो जज की इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के अगर सरकार से बार्गेनिंग कर ले कि हम आपके फला फैसलों में हाँ मिलाएंगे, और हमारा रिटायरमेंट होने के बाद हमें आप गवर्नर बना दीजिए, हमें राज्यसभा बना दीजिए, हमें ये बना दीजिए, तो ये इस तरह से तो न्याय के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। न्याय के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप जो है सैयद अब्दुल नजीर साहब को जिनको आपने गवर्नर बनाया है अभी, इनका पृष्ठभूमि देखिए आप। ये डिमोनेटाइजेशन के फैसले में इन्होंने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई। सरकार ने कहा कि हम जो है 6 महीने से आरबीआई के साथ डिस्कशन कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के थ्रू ये चीज यानी क्या अशोक यादव, इसके बाद क्या हुआ? क्या अशोक यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता पर सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, इन तमाम सारे के आरोप लगाकर? नहीं, आप देखिए, मामले को डिरेल कर रहे हैं, आप मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब आप कहेंगे कि जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया, रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सरकार का आधिपत्य अधिकार है? ये कहीं न कहीं से ये सब चीजें चर्चा के विषय हैं, कहीं न कहीं से सब चीजें चर्चा के विषय हैं। ठीक है शिवम जी, ठीक है। अशोक राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए। इतना बड़ा आरोप सर, देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके जजों की, उसकी कार्यशैली की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने। तो ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, जिस तरीके से लोग हैं, इनको जो है भाषा पे संयम रखने का जरा भी शौर नहीं है। किस तरीके से बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए। भाई, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है। कांग्रेस की सरकार में तो एक जो जज हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने 2 बार राज्यसभा भेजा, राज्यसभा भेजने के बाद फिर उन्हें जज बनाया, उसके बाद फिर उन्हें गवर्नर बनाया। इस प्रकार का होता रहा है पूर्व में। लेकिन अगर ये क्या संवैधानिक तरीके से गलत है क्या जो आप बता रहे हैं? कुछ भी, अगर आप न्यायालय जा सकते हैं। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। नहीं, आपने कानून मंत्री, लगता है अशोक यादव, आपकी पार्टी ने और आपने कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया था वो शायद नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि देश में अब संविधान है और संविधान के हिसाब से चीजें होंगी। देखिए, संविधान के हिसाब लग रहा है कोई असंवैधानिक काम हो रहा है तो ये लोग न्यायालय जा सकते हैं। कम से कम इतने गर्मामयी पद पे, इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए इस प्रकार से अंगुली उठाना, हमें लग रहा है इनका मानसिक दिवालियापन का निशानी है ये। इस प्रकार से जो चीजें इस विषय में कम से कम क्लियर मत करिए। अगर आपको कुछ लग रहा है गलत हो रहा है तो न्यायालय जाइए, या चैनल में बैठ के आप क्लियर कर रहे हैं और किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलने लगे हैं। भाई, लोगों ने तो देश के प्रधानमंत्री क्या नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री को बोला गया, गंदी नाली के कीड़ा बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से प्रभावित हैं और सरकार से प्रभावित होकर फैसला दे रहे हैं, ऐसा आरोप है। तभी आपने कहा कि रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया, अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया। कम से कम ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अशोक यादव, डिमोनेटाइजेशन के फैसले में सरकार ने सही बोला था क्या? अरे सर डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी सही था या गलत, ये बैठ के शिवम सोनी या राघवेंद्र यादव, अशोक यादव टीवी में बैठ के तय नहीं करेंगे, ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया, तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है, समझ में ये नहीं आ रहा मेरे। लोकतंत्र में समीक्षा होनी चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की समीक्षा होनी चाहिए लोकतंत्र में। तो आप पे कानूनी होनी चाहिए। समीक्षा आपने जिस तरीके से बाती घोटाला किया था उसका भी होना चाहिए, जिस प्रकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में घोटाला किया तो उसका भी होना चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा की बात कर रहे हैं आप, अरे आपको परेशानी तो चाहिए, इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने पूरे तौर से गुजर रही है। 6 महीने के अंदर धस जाता है। समाजवादी पार्टी जो दुर्दशा हो रही है आज की तारीख में इन्हीं का हो रही है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है ये योगी सरकार के बनाया हुआ किसी के भी हमने अपनी सरकार में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे दिया, वर्ल्ड का अरे वो कैसे दिया, जांच चल रही है मान्यवर लेवल का एक्सप्रेस वे दिया लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। आप लोगों ने जिस तरीके से घपले घोटाले उसमें आप लोग घपले घोटाले के अंदर पूर्वांचल कितनी बार पढ़ाया गया ये तो बताइए। कम कर दिया, एक वर्ष के तक 2 बार पढ़ाया गया, रोज भुगतान किया गया। अरे मान्यवर की बात कर रहे हैं, कम से कम आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता के पैसे से बना के आप अडानी को दे देते हैं, आप क्या बात करेंगे? ठीक है जनार्दन मिश्रा सर, सवाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष इसलिए सर बार बार पूछ रहा है क्योंकि ये याद दिलाता है रंजन गोगोई को आपने राज्यसभा भेज दिया, जस्टिस अब्दुल नजीर जिन्होंने राम मंदिर को लेकर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर जिस बेंच ने फैसला सुनाया था उस बेंच में वो शामिल थे, उनको आपने गवर्नर बना दिया। और इसके साथ साथ 2024 के चुनाव से पहले पूर्वांचल से 3 राज्यपाल, यूपी के पूर्वांचल से। तो सर सवाल इसलिए विपक्ष पूछ रहा है, तो सर इसमें गलत क्या है? नहीं शिवम जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कोई नया रीति नहीं बनी है, नया ढंग या उस पर नहीं चल रहे हैं। हाँ। आपको याद होगा कांग्रेस सरकार में सिखों पर एक बड़ा वो एक दंगा फसाद हुआ था जिसमें एक जस्टिस इन्वॉल्व थे। हाँ। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को क्लीन चिट दी थी। हाँ। और उनको जो है राज्यसभा तक पहुंचाया गया और काफी चीजें, ये एक बार की नहीं। देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ऐसे सम्मानित पद है, इनके लिए कोई टेस्ट या परीक्षा नहीं है। आप सरकार जिन नामों पर विचार करती है उनके जो पूरे क्या उन्होंने किया है, क्या उनके तो निश्चित रूप से सरकार क्या कोई भी विपक्ष अगर नाम देगा तो अन्य लोगों के नाम देगा जिन्होंने उनके साथ में सहूलियत रखी या उनके साथ उनके क्षमता रहेगी। तो निश्चित रूप से जो भी इन पर नामों पर विचार होता है, जो अपने लोग होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। हाँ। इसमें ना कोई छुपा हुई बात है, ना कोई ये हम लोग इसको डिबेट में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा सकते हैं कि भाई वो तो आपके साथ थे, वो आपके वहां पे थे। तो ये एक पार्टी चली आ रही है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता कि इसको पार करके कोई राज्यपाल बनने वाला है। सरकार के लोग ही होते हैं जो उनका विचार होता है, उससे पूरी चीजें बनती हैं, कैसे चीजें आगे वो होता है। तो और एक बार जब उनका नाम आ जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि कानून मंत्री ने कहा कि कुछ भी असंवैधानिक नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे हमारे देश की मर्यादा पर या फिर हमारे संविधान की मर्यादा पर या हमारे देश की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को सड़कों पर और पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो उनके करीबी थे इस वजह से नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा वाद विवाद बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अशोक यादव अभी आपने कहा कि आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाया है द्रौपदी मुर्मू को, और ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी, आपने कहा था कि बीजेपी जातीय सियासत कर रही है, जाति की सियासत कर रही है। तो सर एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा है वो किसी न किसी जाति से तो ताल्लुक रखता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई ना कोई तो शख्स होगा ना सर। अगर ब्राह्मण को बना देंगे तो आप कहेंगे कि दलित का अपमान हो रहा है, दलित को मौका नहीं मिल रहा। दलित को बता देंगे तो आप कहेंगे कि आदिवासी को मौका नहीं मिल रहा। ब्राह्मण को बता देंगे तो आप कहेंगे इनको मौका नहीं मिल रहा। शिवम जी मतलब सरकार करे तो दिक्कत, नहीं करे तो दिक्कत आपके लिए।
हर चीज अलग में बात सियासत नहीं है। लगती है विपक्ष को। इसमें कोई अलग बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। बात नहीं सिर्फ ये है कि ये उस जाति का बढ़िया से लेबल बना के राघवेंद्र सिंह बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी तब भी जजों को राज्यपाल बनाया गया है और राज्यसभा भेजा गया है। नहीं, देखिए मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, ऐसा मैं दो कौन सा चीजें नया पूछ कर रहा दिया हूँ। बीजेपी ने? देखिए, जो जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हाँ। वो अभी जैसे गवर्नर बनाई माननीय शुक्ला जी को, हाँ। अब ये सोचेंगे कि हमारे जो ब्राह्मण समाज को हमने साधने की कोशिश किया है, लेकिन वहीं पे कल की घटना कानपुर देहात में कि ब्राह्मण परिवार ये योगी सरकार के बुलडोजर संस्कृति से प्रताड़ित होकर माँ बेटी मर जाती हैं। क्या उस ब्राह्मण परिवार को गवर्नर बनने से दुर्दशा हो गई है? ब्राह्मण परिवार, दलित परिवार समाज का भाग नहीं कहा जा सकता है। जो माँ बेटी आप लोग नहीं जातिवाद करते हो। मर गई, उनका क्या वो वापस आ सकती है? क्या नहीं ना आ सकती हैं? तो एक व्यक्ति को, किसी समाज के एक व्यक्ति को आप बड़ी कुर्सी में बैठा के उस समाज के पूरे ठीक समाज है, को आप बताइए राघवेंद्र सिंह, बताइए। उसका भला नहीं कर सकते बताइए। पूरे समाज को। आप बताइए। मार्केटिंग कर लीजिए, जवाब ब्रांडिंग दीजिए। कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, लेकिन आप समाज का भला नहीं कर सकते आप। शिवम जी, ऐसा कौन लोग बोल रहे हैं? ये लोग खुले आप कहते हैं भाई समीकरण बना करके चुनाव लड़ा जाएगा, और ये लोग उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ते रहे हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में इतना हर आदमी को जानकारी है, लेकिन अभी वही 20 साल 25 साल पुराने वाला टेप इनका शुरू हो जाता है। अभी भी ऐसी ऐसी बातें करते, समाज का हर तबका इनके ऊपर हंसता है। अरे अब नया वर्ग आ गया है, अरे सर, नई बातें ब्राह्मण किया परिवार करिए, के ऊपर विकास की बातें बोलेंगे, किया कानपुर वाले करिए, घटना सुशासन में। की बातें किया करिए, कानपुर चर्चा किया करिए, चर्चा करिए। 4 सरकारें रही, आप लोगों ने क्या कर मारा? कानपुर वाले आप लोग ब्राह्मण वही परिवार के साथ जो विभक्त वही गाना गाने लगते हैं। सर, अरे अपने जो चुनाव घोषणा पत्र पे आप लोग अभी तक लिख के दे रहे हैं, हमारी सरकार बनी है तो 8 सिपाही मुस्लिम तैनात होते हैं थाने में, मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं। आप लोग अगर अवैध हथियार रखिए, मुस्लिम वर्ग के नौजवानों को कहते, अरे बातेवर अब देश कहाँ जा चुका है? अब इतनी हर आदमी को जानकारी है कौन में गुमराह कर रहा है, कौन हमारे सच्चा चिंतक है। तभी समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो गई है। आप लोग चुनाव में नहीं निकले पा रहे हो। अखिलेश यादव अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने गया था, 5 जगह चुनाव हुए, कहाँ चुनाव लड़ाने गए? आज की तारीख में कहाँ समाजवादी पार्टी है? अरे आप लोग टीवी में बैठ के बड़े उससे आसान तरीका है, जो काम कर रहे हैं बड़ी मुश्किल उसको से सत्य में घेरे में करना। अरे मान्यवर, अब आपकी जाति हरी 4 बार चल चुकी है। अब इस सरकार से गलत हुकूमत पैदा किया करिए, और आप लोग की जो दुर्दशा हो रही है इसकी हो रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, आप लोग समाजवादी पार्टी के देश की जनता जाग रही है। लोकसभा में कम से कम ये बेवकूफ बनाने वाली बातें मत करिए। विकास का बनाइए, आप लोगों ने क्या काम किया बताइए। जनेश्वर पार्क बनाया, 200 किलोमीटर खड़का बिछाया, लखनऊ आगरा कपड़े बोना लेंगे। विकास करते थे बताने का। अरे अरे आप अपना काम किया करिए, दूसरा आसान तरीका जिसका द्वेषण करना। अब ये राजनीति से ऊपर उठिए, अब इस राजनीति से ऊपर हटिए, कम से कम अपनी बातें बताया करिए। हम तो थक गए हैं, समाजवादी पार्टी पर गाना गाने लगती है, हम कोई काम करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट समिति भी हुई है, उसमें कहने लगे इतने रुपए की बर्बादी हुई है। अरे मान्यवर, आप लोग वो लोग जो जन्मदिन पे हजारों करोड़ फूंक देते थे। अरे भाई अब्दुल नजीर आप कर रहे हैं जो अशोक यादव, आपको पता है कोलिशियम और केंद्र सरकार के बीच अब तक क्या विवाद चल रहा था? अगर आपको विवाद नहीं पता तो पढ़ लीजिए, और बार बार आप जो सुप्रीम कोर्ट पर और वकीलों पर और जजों पर आरोप लगाते हैं ना सर, तो आप आरोप लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, जनार्दन मिश्रा सर कहा जा रहा है कि सरकार का जो पक्ष रखते हैं जज, उनको सर उसका गिफ्ट मिल जाता है। जैसे अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया, रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया। इस तरह के आरोप अब से नहीं सर, ये सालों से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर लगते रहे। और इसमें विपक्ष को समझने की जरूरत है कि आखिरकार वो इस तरह के बयानों से सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करके देश की गरिमा को गिरा रहा है। देखिए शिवम जी, राजनीतिक जो ये हम लोग का दौर है, इसमें काफी बदलाव हुए हैं, और निश्चित रूप से विपक्ष एक पक्ष और विपक्ष में एक वाद विवाद हमेशा एक आवश्यक भी है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। हाँ। लेकिन अगर आरोप मात्र इस वजह से लगाए जाए कि हमको सिर्फ विरोध करना है, तो नहीं, आरोप लगाइए, एक दूसरे राजनीतिक दलों पर सर आरोप लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर तो सवाल मत उठाइए। सिर्फ
आरोप इसलिए लगाए जाए देखिए, कि उसी हमें- सुप्रीम कोर्ट से कई बार सपा को राहत मिली है, उसी सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिली है और बीजेपी को राहत मिली है। नहीं, निश्चित रूप से अगर आरोप सिर्फ इस वजह से लगाए जाएंगे कि हम किसी भी कार्य का विरोध करेंगे, राज्यपाल बनाएंगे तो विरोध करेंगे, हम लोग अगर किसी चीज में अच्छे बुरे सरकार के कोई भी कार्य होता है उनकी एक समीक्षा की जाती है, लेकिन अगर सकारात्मक राजनीति है तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, जनार्दन सर, ये जो 2 राज्यपाल पूर्वांचल से बनाए गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता थे, क्या इससे सर उत्तर प्रदेश में सियासी लाभ मिलता नजर आ रहा है बीजेपी को? ऐसा ये दूर की कौड़ी है, इसको जैसा अभी बार बार अशोक जी कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता, कि किसी भी जाति के एक अगुआ को अगर हम कहीं बड़े संवैधानिक पद पे बना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी जाति का आपको संबोध मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। और सपा के कार्यकाल में अगर सपा ये दावा करती है कि हम पिछड़ों के या मुस्लिम समुदाय के हमने बड़ा साथ दिया है, तो क्या सपा के कार्यकाल में पिछड़ों और मुस्लिम पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है? क्या उनके साथ कोई आतंक, कोई भी किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई? तो देखिए, क्राइम का एक अलग चीज है या किसी चीज को आगे बढ़ाने का एक वो है, पूरा समुदाय इससे आप जोड़ नहीं सकते। तो ये जरूर बात है कि कहीं न कहीं अगर वो उनके सपोर्टर रहे या उनके बीजेपी के कहीं न कहीं वो एक सुगमता रही है उनसे बात करने में या उसमें, हाँ। तो उनको आगे बढ़ाया बीजेपी ने, लेकिन यही एक सिर्फ मुद्दा बन जाए कि विरोध करने के लिए, तो ये विरोध ठीक नहीं है। और इस विरोध का जनता पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। जनता को ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ विरोध की राजनीति की जा रही है, मुद्दों पे बात नहीं की जा रही है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया जनार्दन सर आपका। जनार्दन सर, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।